नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 31 जुलाई 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल है डिसरिस्पेक्टिंग हाउस। अभी कल की ही न्यूज़ है, उसी को थोड़ा एलेबोरेटली समझाया हुआ है, जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग होने वाली थी पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली थी। उसमें रूलिंग पार्टी के कुछ मतलब जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके कुछ ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट करने से एन मोमेंट पे लास्ट में जाकर के मना किया। तो एक तरीके से ये डिसरेस्पेक्टिंग हो गई हाउस की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। दूसरा, ये सेडिशन को लेकर के सेक्शन 124A बोला इसके बिना अगर हमारा फ्यूचर हो तो कितना अच्छा होगा। तो इस मुद्दे को देखो, हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं, एक रिवीजन मात्र है ये, ठीक है। इधर आप देखो, प्लेइंग विद फायर, असम सीएम के द्वारा, असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक एडवाइजरी डिक्लेयर की गई है लोगों के लिए, वहाँ के असम के लोगों के लिए, कि आप मिजोरम में मत जाओ, नहीं वहाँ पर आपकी जान को खतरा है। तो बोले ये चीज़ बहुत गलत है। इस तरीके से आप कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। फिर ये राकेश अस्थाना का जो अभी अपॉइंटमेंट हुआ है दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पे, जबकि उनके टेन्योर में सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम का टाइम रह गया है। तो बोले ये एक तरीके से बहुत गलत तरीका है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे बीजेपी से ही नहीं है, प्रीवियस जैसे कांग्रेस की सरकार भी थी तो उन्होंने भी ऐसे मिसयूज़ किया था इन सर्विसेज का, जो सिविल सर्विसेज है उनका। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। फिर यहाँ पर आप देखो फैंटम डेमोक्रेसी की, किस तरीके से डेमोक्रेसीज हैं वो डाई होती हैं, डिक्लाइन कर रही हैं। शुरुआत होती है इंडिया से और फिर बाद में जनरलिस्टिक पैटर्न में जाते हुए हम देखते हैं कि क्या तो डेमोक्रेसी का मतलब है और कैसे डेमोक्रेसी की मर्डर की जाती है, जानेंगे। यहाँ पर होल्ड अपॉन एग्जिट रूट, अब इस आर्टिकल में केवल एक पॉइंट है, वो ये कि अभी वीडियोकॉन की टेक ओवर की बात चल रही थी, ठीक है। वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज, ओके। तो उस कंपनी ने, ट्विन स्टार ने जो भी वीडियोकॉन के शेयर्स की वैल्यू लगाई ना, वो वैल्यू आप देखो 4.15% तक ही रहा। मतलब वीडियोकॉन के ऊपर अगर 100 रुपए का कर्जा था ना, तो यहाँ पर टेक ओवर करने के लिए जब बात आई तो वेदांता ग्रुप की जो ट्विन स्टार कंपनी, इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर केवल 4.25 रुपये देकर के इसको टेक ओवर कर लेंगे, 4.15 रुपये देकर के। तो आप देखो कि जिन लोगों ने 100 रुपये उधार दे रखे थे वीडियोकॉन को, उन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया ना। तो बोले ये लूप होल्स हैं, ठीक है, ये कमियां हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, इसको करेक्ट करो। क्योंकि इस प्रपोजल को एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया, बोलो। जबकि आप देखो 100 रुपए का कर्जा दिया तो कर्ज देनदार जो हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करोगे आप? ये 4.25 रुपए और 15 पैसे किस किस के बीच में डिवाइड करोगे? जबकि उधार तो 100 रुपए ले रखे थे वीडियोकॉन ने। तो ऐसे रेजोल्यूशन करने से भी क्या फायदा है? ये चीज़ है, ये लूप होल्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने जो वैक्सीनेशन के लिए अपनी बायसेस हैं उनको चेंज करने की बात की है, वो बताई जा रही है। इतना कुछ काम का है नहीं। अब देखते हैं आगे। जो वैसे तो देखो, ये आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, मैंने अभी हाईलाइट कर दिए, पर इन आर्टिकल्स में बहुत ही कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। रीज़न बीइंग, सेडिशन वाला हमने पहले कवर किया हुआ है। डेमोक्रेसी में जो पार्लियामेंट का रोल है उसमें 1-2 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो असम और मिजोरम का जो सीन चल रहा है उसमें एक थोड़ा बस कभी लिखना हो, हाँ, इंटर स्टेट डिस्प्यूट चल रहा है कुछ बॉर्डर को लेकर के, या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हो। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए जो चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे ही, ओके। और इधर डेमोक्रेसी वाला भी है, इसमें भी बहुत सारी जनरल बातें हैं जो आपको पता है सारी की सारी, ठीक है, पर कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे, और साथ में वो जनरल चीज़ें वो भी देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं डिस्कशन को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है डिसरेस्पेक्टिंग हाउस। देखो, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसके चेयरमैन शशि थरूर जी हैं, उनके द्वारा एक मीटिंग बुलानी थी और कल मीटिंग होनी थी, और उस मीटिंग में लास्ट टाइम पर आते आते 3 मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मना कर दिया कि हम अटेंड नहीं करेंगे। और वो मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी है? जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होम अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के जो इंडिविजुअल्स थे, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि ये स्टैंडिंग कमेटी जो थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो पेगासस स्पाईवेयर अटैक या पेगासस स्पाईवेयर वाले इशू से रिलेटेड डिस्कशन करना चाह रही थी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपना पूरा, कह सकते हैं ना, कि रुख अख्तियार कर रखा है
कि हम कैसे भी करके पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस के बेसिस पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है हमारे यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सीधा स्टेटमेंट आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का हमने यूज़ किया। तो उसका कॉन्सेप्ट ये, इसका मतलब मेन प्रिंसिपल क्या है, इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि एग्जीक्यूटिव जो है ना वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मेन थीम इतना सही है कि मतलब जो सरकार है उसके ऊपर लगाम लगाने का पूरा अधिकार है यहाँ पर विधायिका का। ठीक है, तो ये चीज़, ये प्रिंसिपल हो गया। तो पार्लियामेंट में क्या हो गया, जब भी सरकार के नुमाइंदे आके बैठते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, तो उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। ठीक है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के बहुत सारे तरीके हमारे यहाँ पर है। तो पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बाईपास करने का ये तरीका है। वैसे तो देखो, इजरायली जो स्पाईवेयर डेवलप करने वाली जो कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इसके खिलाफ में देखो वहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। फ्रेंच गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से इजराइल से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप ये मुद्दे को पूरा क्लियर करो, ये किस किस को बेचा था आपने, ये जो पेगासस जो आपका स्पाईवेयर है, ये सॉफ्टवेयर है, या आपने किस, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आपने किस किस को बेचा था। तो ऐसे में अगर इंडिया में आप बातचीत करने से ही भाग रहे हो, मिनिस्ट्रीज जो है वो डिनाई कर रही हैं, और एक तरीके से जो लंबे समय तक अपनी खुद की जो रॉन्ग डूइंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कंटिन्यू करते चले जा रहे हो, तो वो चीज़ एक वरिंग है, वो चीज़ चिंता वाली है। ठीक है, देखो स्टोन वॉल, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की अगर बात करें, देखो वो लगातार अपनी तरफ से राइज करेंगे आवाज़ें। ठीक है, कमेटी का काम क्या होता है, कमिटीज क्यों स्टैब्लिश की जाती है आपको पता है, एक बाउंड्री वॉल के अंदर पूरा हाउस होता है। अब उस हाउस के अंदर पूरी डिस्कशन होनी होती है, लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर लो। ठीक है, अब सारे मुद्दों को डिटेल बाय डिटेल डिस्कस करना इतना आसान नहीं रहता हाउस में। ठीक है, एक जहाँ 250 जनों का मेंबरशिप का हाउस है तो दूसरा 550 के लगभग है, तो वहां पर बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक जो डिस्कशन होना चाहिए हेल्दी क्वेश्चन आंसर वाला, वो वहां पर केवल और केवल क्या निकल के आ जाता है, वो मेन जो लोकसभा का वेल है उसमें उतर जाते हैं ओपोनेंट्स, ऑपोजिशन वाले, और फिर बाद में केवल और केवल नारेबाजी चलती है। जो सड़कों पे काम होना चाहिए वो वहाँ पे पार्लियामेंट में होता है। तो बोल कमिटीज़ का कॉन्सेप्ट इसीलिए तो लाया गया था ना, कि जो लोग हैं और लेजिस्लेचर है इनके बीच का जो गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। कमिटीज़ में क्या होता है, एक्सपर्ट्स बैठते हैं, ठीक है, ऑपोजिशन लीडर्स भी बैठते हैं, तो रूलिंग पार्टी के लीडर्स भी आते हैं, ऑफिशियल्स भी आते हैं, और जो एमपीज हैं उनके अलावा भी जो इंडिविजुअल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है, वो भी आ सकते हैं कमेटी के अंदर कि हाँ जी आप बताओ आपके हिसाब से। तो ये जो काम है ना, इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स मैटर्स को स्क्रूटनाइज कर सकते हो इजी प्रोसेस पे, क्योंकि एक कानून बनाना उसके लिए तो चलो लेजिस्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, पर लेजिस्लेचर में जो डिबेट डिस्कशन होना चाहिए वो इतना हेल्दी नहीं हो पाता, तो उसके लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज का कॉन्सेप्ट यहां पर हमारे काम करता है। ठीक है, जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन अच्छे से हो सके, और लोगों के इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए वहां पर लॉ मेकर्स और साथ में जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो, या फिर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स, उन सबको मिला करके वहां पर बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे में कमिटी की जो सिटिंग्स है अगर उनको बाईपास किया जाता है तो आप इंस्टीट्यूशंस को बाईपास कर रहे हो, जो कि गलत बात है। अगर आप डेमोक्रेसी का मतलब केवल ये मेजोरिटी वाइज देखोगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है कि आप हर चीज़ के अंदर मेजोरिटी आपके पास में, तो इसका मतलब आप मन में आए जो चीज़ करना शुरू कर दोगे। नहीं तो क्या होता है, फिर लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बुरे मिलते हैं। आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया था कश्मीर मुद्दे के ऊपर, उसमें भी कमेटी के अंदर इतनी ज़्यादा डिस्कशंस नहीं हुए थे। कमेटी में गया कहाँ था मैटर, सेम चीज़ गई थी फार्मर्स के लिए जो लॉ, अभी 3 लॉज लाए गए फार्म लॉज, उनमें भी कमेटी के अंदर जाके बात नहीं हो पाई थी। रिजल्ट क्या हो रहा है, कश्मीर वाला मुद्दा अभी भी ठंडा नहीं हो रहा, सरकार को बातचीत करनी पड़ रही है, और इवन मिलिटेंसी भी वहां पे बढ़ रही है। दूसरा, फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो अभी तक भी चल रहा है, अगर आपने पहले डिस्कशन अच्छे से कर लिया होता तो फिर ये क्या प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती। तो ऐसे सिस्टम को बाईपास करना सही बात नहीं होती। ठीक है, आप पार्लियामेंट को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। ठीक है, और ये जो सरकार का अभी रवैया है, बोले इसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। और अपनी खुद की इनसिक्योरिटी को लेकर के आप अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अंडरमाइन करोगे, सरकार के लिए बोला जा रहा है, तो बोलो वो चीज़ ठीक नहीं रहती फिर लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा आर्टिकल है सेडिशनलेस फ्यूचर। इस आर्टिकल को उपेंद्र बख्शी ने लिखा है।
देखो इनका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने देखो एक शुरुआत तो की है कि हम सेडिशन वाला जो लॉ है सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, उसके ऊपर हम एक बार डिस्कशन तो करें, डिबेट तो करें कि इसका मिसयूज या अब्यूज जो है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है कि जो भी सरकारें आती है वो इसका मिसयूज करती रहती है। ठीक है, बहुत सारी पिटीशन लिटिगेशंस लगी हुई है, कि यहाँ पे एक दो के नाम भी बताएं। मेजर जनरल SG वोम्बतकेरे, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जिन्होंने क्लेम कर रखा है कि भाई ये जो सेक्शन 124A है ना, इसको ख़त्म करो। ठीक है, मुद्दा क्या है कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो गारंटी करके फंडामेंटल राइट दिया हुआ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A के तहत, बोला उसको आप मतलब उसको आप दबाने की कोशिश करते हो। आज अगर कोई भी अपने इस फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हुए कोई स्टेटमेंट देता है तो सेक्शन 124A का यूज़ कर लिया जाता है। कैसी परिस्थितियों में? जैसे अभी रूलिंग गवर्नमेंट जो है, रूलिंग जो भी पार्टी है या फिर जो सरकार है या स्टेट हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो स्टेट इस 124A सेक्शन का मिसयूज करता हुआ दिखाई देता है कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दे कि जो कि करंट पार्टी जो रूलिंग में है उनके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे, तो उनको पनिशमेंट दे देते हो। तो ये चीज़ क्या हो जाती है? बहुत ही गलत। और साथ में पनिशमेंट भी कैसी? कॉग्निजेबल, बिना किसी वारंट के अरेस्ट करना, और नॉन बेलेबल, कोई जमानत का कॉन्सेप्ट वहां पर अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हो गया कि आपने फंडामेंटल राइट्स पे चिलिंग इफेक्ट डाल दिया, मतलब उनको आपने डाउन करने की कोशिश की। सेडिशन का जो चार्ज है 124A के तहत सेक्शन, ये आईपीसी का सेक्शन हमारे यहाँ पर जब फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी तरफ से लड़ाइयाँ लड़ी थी ना, तो उस टाइम पर भी ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरे तरीके से यूज़ किया था। दैट मीन्स ये कॉलोनियल रूल है, क्या इसकी हमें ज़रूरत है लगातार? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों को जेल में डाला गया था, किस लिए? कि भाई ये जो भी बातें कर रहे हैं ये राष्ट्रद्रोह की बातें हैं। अब उस टाइम पे राष्ट्र कौन था जी? क्या ब्रिटेन वाले राष्ट्र थे? पर वही चीज़ है, रूलिंग थी, सरकार ने खुद को राष्ट्र समझ लिया। जबकि जब भी राष्ट्र होता है ना, नेशन, इसका मतलब होता है एक कंट्री जिसका कोई ज्योग्राफिकल एरिया होगा, वहाँ के लोग और वहाँ की लैंग्वेज एंड कल्चर, ये मिलकर के एक राष्ट्र बनाते हैं। तो वो चीज़ जहाँ पर ब्रिटिशर्स ने एक हथियार की तरह यूज़ किए, वो की वो चीज़ आज सरकारें करती चली जा रही है, जो कि बहुत गलत है। इसका मतलब एग्जैक्टली वो हो गया कि आपने कारपेंटर को एक आरी पकड़ा दी और ये कह दिया कि भाई आप कोई आइटम बनाओ, और ये पूरा जंगल आपके पास में कोई बढ़िया सा आइटम लेके आओ। तो वो आरी से काट काट के ट्राई, वो कह रहा क्या करेगा? हिट एंड ट्राई, पूरा जंगल खत्म हो गया पर एक आइटम नहीं बनेगा। बोले एग्जैक्टली वो का वो काम कर रहा है ये सेक्शन 124A, एक आरी का काम कर रहा है। कुछ क्रिएटिव इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आओ ना, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर इस सेक्शन का मिसयूज या अब्यूज हो रहा है उसको रोका जाए। दोनों में से एक काम हो, या तो इसको एकदम स्ट्रक डाउन कर दो, या फिर ये लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर सेक्शन है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, तो भाई ऐसे बैलेंसिंग कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर के आओ जिससे कि इसका मिसयूज या अब्यूज ना हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अपनी तरफ से इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने 1958 का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक ओपिनियन आया था रामनंदन केस के अंदर, उसमें देखो उन्होंने सेक्शन 124A को वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। पर इसका भी बाद में 1962 में जब केदारनाथ केस आता है, मतलब सेक्शन 124A को रामनंदन केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1958 में वॉइड बोल दिया था कि ये काम का नहीं है, बेकार है ये कानून। पर केदारनाथ केस आता है 1962 में, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस कानून को तो कंटिन्यू रखना है पर इसको रीजनेबली यूज करो। पर यह चीज क्या हो जाती है कि फिर बाद में एक वैलिडिटी मिल गई, सरकारों ने लगातार इस हथियार को काम में लिया, और जो भी एक्टिविटीज सरकार के अगेंस्ट में उठती हुई दिखाई दी, उसका रिजल्ट क्या रहा? जेल में डालना, परेशान करना लोगों को, ठीक है। जैसे कि कुछ एक्टिविटीज देखो, वैसे तो इस आईपीसी का ये जो सेक्शन है 124A, इसका यूज किस लिए किया जाना चाहिए कि मान लो कोई भी पब्लिक पीस को या फिर वायलेंस आउटब्रेक करे, पब्लिक पीस को डिस्टॉर्ट करे, खत्म करे, डिस्टर्ब करे, डिसऑर्डर क्रिएट करे या वायलेंस आउटब्रेक करे, ठीक है। सरकार के खिलाफ डिसलॉयलिटी अगर शो करता है कोई, और उसके बेसिस पे आप अगर वहां पे आप देखो कि जेल में डाल दोगे किसी को, तो वो चीज़ थोड़ी गलत हो जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन हमारी यहाँ पर थी, वो चीज़ तो ऑलरेडी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंशन की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, वो तो भाई आपने आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ऑलरेडी दिया हुआ है ना। तो फिर ऐसे कानूनों की ज़रूरत क्या है
जबकि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की अगर बात करो तो यहाँ पर सेडिशन का कहीं नाम ही नहीं आता। आप भी पढ़ते हो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में हम क्या देखते हैं कि हाँ जी पब्लिक डिसऑर्डर ना क्रिएट हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो मतलब शांति है जनता में उसको ख़त्म ना करने की कोशिश की जाए, तब तो आपका जो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो एकदम प्रोटेक्टेड है। पर आप अगर इन दोनों के अंदर ही कहीं गड़बड़ करते हुए मिले तो आपके साथ में कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। तो देखो बात ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे के ऊपर पहले भी बहुत बार सुना है, बहुत बार समझा है। तो इसका एक तरीका तो ये निकलता है कि क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कुछ ऐसे प्रोविजंस निकाले जाएं एप्रोप्रिएट मैनर में, जिससे क्या हो जाए कि आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को या तो आप खत्म करो या फिर इस खत्म नहीं कर पा रहे हो तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस या लगाम लगाओ इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करने पे, जिससे कि सरकारें जो है वो गलत यूज ना करें, मिस यूज या अब्यूज ना करें। ठीक है, बाकी चीजें इतनी और कुछ काम की बताई नहीं जा रही है, मेन जो मुद्दा था वो ये आ गया। ठीक है, इसी चीज को बताया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एन अनसिविल मैसेज। आर्टिकल को लिखने वाले राइटर हैं, उनका नाम है मीरा चंदा बोरवंकर। देखो राकेश ये बता रही है कि राकेश अस्थाना को मैं जानती हूँ, ये गुजरात कैडर से हैं और इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर जिस कैडर के तहत दिल्ली में अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, जिसको एगमट कैडर बोला जाता है, AGMUT कैडर बोला, उस कैडर से इनका कोई रिलेशन नहीं है। उसके बावजूद आप इनको अपॉइंट करते हो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के तौर पे, और वो भी मतलब क्या हो गया, हेड ऑफ दिल्ली पुलिस, पूरा ये बोला जाएगा इनको। अब आप एक चीज बताओ कि जिस इंडिविजुअल ने कभी दिल्ली से सब रिलेटेड कोई काम ही नहीं किए, उस इंडिविजुअल को आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना रहे हो, और वो भी तब जब उनके पास में 1 हफ्ते से भी कम का टाइम है रिटायरमेंट से पहले का। तो ये चीजें तो बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर रही है कि कराना क्या चाह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे नेशनल या स्टेट लेवल पे कॉन्फ्रेंसेज होते रहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पर अपने ओपिनियन देते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है पुलिस रिफॉर्म को लेकर के 2006 में। इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखें तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर आ रही है कि लगातार सिविल सर्विसेज का जो लेवल है उसको इरोड किया जा रहा है पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल जो पावर है उसके द्वारा। ये चीज़ एक अच्छी खासी रिकमेंडेशंस निकल के आ रही हैं, ये जो पूरी डिस्कशन हो रही है या सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है। कल मैंने ये डायरेक्टिव्स शेयर कर दिए थे, आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। कल का जो शेयर किया हुआ है उसमें मैंने 2 इमेजेस शेयर की है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं, 7 इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं इस 2006 के केस में, प्रकाश सिंह केस है ये। ओके, तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। उनमें से एक देखो, स्टैब्लिशमेंट बोर्ड। हर एक स्टेट के अंदर स्टैब्लिशमेंट बोर्ड हो, और उस बोर्ड का काम क्या होगा, यूपीएससी के साथ में कंसल्टेशन करके फिर अपॉइंटमेंट की जाएगी पुलिस चीफ्स की। तो ऐसे में ये वेलकमिंग कदम है, ऑलरेडी रिकमेंडेड है, आप इनको क्यों बाईपास करते हो। साथ में ये भी चीज फिक्स की जाती है कि एक बार अगर आप किसी को अपॉइंट करते हो पुलिस चीफ के तौर पे, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे अगर किसी को आप अपॉइंट कर रहे हो तो उनका टेन्योर फिक्स करो। ऐसा नहीं कि सरकार बदलते ही सेकंडों के अंदर आप ट्रांसफर करने लग जाओ, चाहे उनका अब जो अपॉइंटमेंट है वो पिछले 3 महीने पहले ही हुआ हो। तो टेन्योर फिक्स नहीं होगा, यहाँ पर टेन्योर फिक्स नहीं होगा किसी भी पुलिस चीफ का, तो वो कैसे समझेगा पूरी सिचुएशन को कि कैसे काम करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर राकेश अस्थाना जी का जो केस है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आप सोचोगे कि गुजरात कैडर के इंडिविजुअल को आपने अपॉइंट कर दिया दिल्ली में, वो भी 7 दिन तक का, 7 से भी कम दिन का उनके पास में टेन्योर बचा हुआ है, तो वो समझेंगे कि क्या करेंगे। मतलब इतना कम टाइम है कि दिल्ली में क्या सिचुएशन है, कैसे काम करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे तब तक तो खत्म हो जाएगा इनका टेन्योर ही। दूसरा, वहां पर दिल्ली में ऑलरेडी जो कांस्टेबल्स हैं या फिर दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं वो क्या समझेंगे कि ये जी ये तो बाहर एलियन इंडिविजुअल आ गया, क्या उनकी बात वो मानेंगे। वो चलो बात भी मान लेंगे तो फिर बाद में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेंगे वहां पे। और किन का टाइम है, ये केवल और केवल आपने पावर डाइवर्जन का एक कॉन्सेप्ट किया है। तो पॉइंट यहां पर क्या बोल रही है राइटर बार बार कि आप अगर पुलिस चीफ के तौर पर किसी को अपॉइंट करो ना, तो आपकी पॉलिटिक्स को एक बार साइड में करो, क्योंकि लगातार इस पॉलिटिक्स के चलते सिविल सर्वेंट्स की जो वैल्यू है वो डाउन होती चली जाती है। और सिविल सर्विसेज की जो मेन ड्यूटी है, आज हम कोई पुलिस स्टेट थोड़े ना है, हम पुलिस स्टेट हुआ करते थे या हमें पुलिस स्टेट के तौर पे हमें गवर्न किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, पर आज तो वो चले गए, हम तो वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गए ना। अब वेलफेयर स्टेट के अंदर तो फिर सिविल सर्विसेज का काम क्या है जी, कि जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनकी वेलफेयर को इंश्योर करे।
तो आप यहां पर पुलिस स्टेट बनाने की क्यों कोशिश कर रहे हो, और दूसरा पुलिस स्टेट भी नहीं बना रहे हो तो आपने अपने पॉलिटिकल जो भी गेन्स है उनको अचीव करने के चक्कर में क्यों सिविल सर्विसेज को लगातार एक तरीके से डिफेम करते जा रहे हो, इरोड क्यों कर रहे हो इनके बेस को। तो राइटर लास्ट में एक ही चीज बोलती है, लास्ट मेन चीज, कि भाई टाइम आ चुका है, चाहे वो रिटायर्ड इंडिविजुअल हो या फिर जो पोस्टेड ऑलरेडी हैं, कि हमें साथ में मिलकर के काम करना पड़ेगा, साइलेंस कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो सरकार ने तो, अच्छा ये चीज आपको पता ही है कि ये कोई बात इस करंट रूलिंग पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये हर जगह पे अप्लाइड है। कांग्रेस भी जब रूलिंग में थी तो वहां पर भी यही था खेल, ठीक है। तो आप नॉन यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो, जैसे हमने कल प्रकाश सिंह जी का केस वो था आर्टिकल देखा था, तो उसमें उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए थ्रू आउट कंट्री। तो वो यूनिफॉर्मिटी अगर आप लाना चाहते हो तो फिर बाद में स्टेट्स के साथ में बैलेंस करना, ये कुछ कमेंट्स भी थे कि सर अगर यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री में ला दिया जाएंगे तो उसके बाद में फिर स्टेट्स की जो इंटरेस्ट है वो ब्रीच होना शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट में बोला भी तो था ना उन्होंने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल पुट करो ना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के एक अच्छा प्लान बनाए, जिससे कि 7 शेड्यूल के प्लान को या तो रिव्यू करो, अगर आपको इस 7 शेड्यूल के प्लान को रिव्यू नहीं करना तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बेसिस के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर के कुछ प्लान तैयार करें, जिससे कि एक अच्छे तरीके से जो पुलिस डिपार्टमेंट है अपना काम कर पाए। नहीं तो उनकी इज्जत जो है वो ऐसे ही सवाल के घेरे में आती रहेगी। वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, रिटायरीज हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए आपको पता ही है क्या किया था, कि कोई भी अगर ऐसा स्टेटमेंट दे देगा जिसके चलते अगर सरकार नाराज हो गई, वैसे तो उसका प्रोविजन अलग था, कहने का मतलब अलग था, पर सेंस जो निकल रहा था वो ये कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को डराने की, धमकाने की कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा कि उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी अगर वो सिविल सोसाइटी में कहीं पर भी वो अपने ओपन स्टेटमेंट वहां पर डिक्लेयर करते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। और अगर वो एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं तो जिस भी पर्टिकुलर एंटिटी या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में उन्होंने काम किया है, चाहे वो इंटेलिजेंस से संबंधित हो, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित हो, तो उसके हेड से परमिशन पहले लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वो पब्लिक डोमेन में कुछ स्टेटमेंट दे पाएंगे। तो ये चीजें क्या है, हर एक तरीके से आपने सप्रेस करने की कोशिश की है सिविल सर्विसेज को, नंबर 1। दूसरा, डेमोक्रेसी में 3 पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। अब जुडिशरी हमारे यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, पर जुडिशरी का तो यहाँ पर 2006 का ऑलरेडी वर्डिक्ट आया हुआ है, डायरेक्शन आई हुई है, आप उसको अंडरमाइन करते चले जा रहे हो, तो जुडिशरी भी यहाँ पर हमें तो इफेक्टिव होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। साथ में जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के, उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है, तो ये भी बात गलत है। तो राइटर एक चीज बोल रही है यहाँ पर कि मार्टिन नियोमोलर के शब्द हैं वो वाकई में आज भी रेलेवेंट है, वो ये, देन दे केम फॉर मी, वो यहां पर मेरे लिए आए और पता पड़ा कि मेरे बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वही चीज कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी के लिए बात कर रहे हो, सिविल सर्विसेज का जो काम है वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करने के लिए वो बात कर रहे हो, पर एक्चुअल में जब वो काम करना शुरू किया तो किसी ने डेमोक्रेसी के ऊपर अटेंशन ही नहीं दिया, बस अपने अपने पावर्स को इंप्रूव करने में लगे हुए थे। ऑर्गेनाइजेशंस को डैमेज करने में पॉलिटिकल लीडर्स बिल्कुल भी पीछे नहीं है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल इरोड करने में एकदम 1 सेकंड का भी मौका नहीं चूक रहे हैं। वो हर एक तरीके से पॉलिटिशियन जो है वो अपनी खुद की लक्ष्मण रेखा जो है उसको ओवर स्टेप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जरूरत क्या है कि जुडिशरी जो है वो भी अपनी तरफ से इतनी इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। तो एक तो सिटीजन्स की वेलफेयर इंश्योर करना बहुत जरूरी है, और ये जो ब्रूटल पावर यूज की जा रही है पॉलिटिशियन के द्वारा, इसको चेक करने के लिए बोल रहे हैं अपने दोस्तों को मतलब खुद के जो कलीग्स हैं, क्योंकि ये खुद भी कमिश्नर रह चुकी है पुलिस की, ठीक है। तो इनका कहना है कि साथ में आओ और ये रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो इसी तरीके से फिर क्या होगा, अब्यूज या मिसयूज किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है फैंटम डेमोक्रेसी, जॉन खेन के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। डेमोक्रेसी कैसे मरती है, इसके बारे में ये जवाब मिलेगा आपको, ठीक है। देखो ये सवाल कोई नया नहीं है, ये पुराना है, और 1920s के टाइम पे, 1930s के टाइम पे भी डेमोक्रेसीज की बहुत हाल ख़राब हुए थे, ठीक है। जैसे 1920-30s के टाइम पे जर्मनी, हिटलर का राइज होना, मुसोलिनी का राइज होना, इधर जापान की तरफ आप देखते हो क्या सीन चल रहा था सारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो पूरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, मतलब इंडिविजुअल एम्पावरमेंट की बजाय जो पावरफुल थे
वो ही अपने बारे में सोच रहे थे, राइट। अब देखो जी, होता क्या है कि अभी सर्वे किया जाता है, एक ग्लोबल सर्वे, उसमें ये देखा जाता है कि डेमोक्रेसीज का जो लेवल है वो कितना ज़्यादा डाउन हो रहा है। और ये चीज़ देखो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। इसमें सरकारों का जो करप्शन है या सरकारों की जो इनकम्पिटेंस है, मतलब नाकाबिलियत, और जो बहुत सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ है, वो कारण एक हमेशा बना रहा है डेमोक्रेसीज के डिक्लाइन करने के लिए। और सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि इस सर्वे में इंडिया के लिए भी कुछ आउटकम निकल के आया है। और इसमें आप देखो कि वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे स्पीड से जिस डेमोक्रेसी की रेपुटेशन डाउन हो रही है वो है इंडियन डेमोक्रेसी। और ये है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2020, ये स्वीडन का वी डैम इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा ये कंडक्ट कराया गया है। ऑलमोस्ट ये बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी का स्टेटस है वो इंडियन डेमोक्रेसी ने ऑलमोस्ट खो दिया है। वैसे देखो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कंसर्निंग है, ये पॉइंट कंसर्निंग भी है, पर हाँ यही चीज़ है कि इसके काउंटर में ज़रूर कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए, क्योंकि इतने एक्सट्रीम कह सकते हैं ना, एकदम टिपिकल वाली चीज़ें बताई जा रही हैं। जो टाइम बताएगा। आगे देखते हैं। इंडिया जो है वो सियरा लियोने, ये क्या है, अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, हंगरी दैट मीन्स ईस्ट यूरोपियन कंट्री, बोला इन तीनों से भी बुरे हाल हैं डेमोक्रेसी के इंडिया में। ये तो हो गया इंडिया का बात। अब आ जाओ जी 1920s 1930s में, उस टाइम पर भी बहुत सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज का डिस्ट्रक्शन होता है। केवल 11 डेमोक्रेसी ही सर्वाइव कर पाती है। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर एरा की बात चल रही है ये, ठीक है। इसमें आप देखो कि सडन डेथ, अचानक से इंस्टीट्यूशन को एकदम खत्म कर देना, एक कॉमन मैन जिसके लिए डेमोक्रेसी अपने आप को अपहेल्ड करती है वो खत्म हो रहे थे। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो स्लो मोशन में किलिंग दिखाई दे रही है डेमोक्रेसीज की, जिसमें लगातार अफवाहें फैलती रहती हैं। स्ट्रीट लेवल पे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो उतरते हैं, वायलेंट आउटब्रेक होता है और अचानक से पूरी सत्ता पलट जाती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मिलिट्री कू, कि अचानक से तख्ता पलट कर दिया गया मिलिट्री का। जिसका बेस्ट एग्जांपल एक तो है इजिप्ट का 2013 में, वहां पर मिलिट्री ने कू किया और जो डेमोक्रेटिक मैनर में सरकारें चल रही थी, डेमोक्रेसी जो थी खत्म। थाईलैंड 2014 में, म्यांमार में अभी आपको पता ही है लेटेस्ट 2021 का ही है ये तो, और पहले भी किया था, वहां पर जो जुंटा रूल चल रहा है। सिमिलरली ट्यूनीशिया, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज 2021 अभी रिसेंटली कल परसों हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहां पर मिलिट्री ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। अब इन चीजों को मिलिट्री ने कार्रवाई क्यों की, होता क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो भी सरकारें हैं, वो समझती हैं कि हमारे खिलाफ में अगर कोई भी आवाज उठा रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि वो देश में डेमोक्रेसी के खिलाफ आवाज उठा रहा है। अब सवाल ये उठता है, क्या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी का इमेज हो सकती है क्या? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि सब लोगों के सारे राइट्स वहां पर आप इक्वली प्रोटेक्ट करो, ठीक है, ना गरीबी हो, ना भुखमरी हो, ठीक है, इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, फंडामेंटल राइट्स को आप याद कर लो, ये है डेमोक्रेसी। पर होता क्या है, मिलिट्री अपने बैरक्स को छोड़ करके आती है सड़कों पर और टेक ओवर कर लेती है। रिजल्ट क्या होता है? डेमोक्रेसी की मर्डर। फिर बात आ जाती है डेमोक्रेसी की, अगर बात करें तो सोशल इमरजेंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जब जब भी डेमोक्रेसीज खत्म हो रही हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब, इतना सही है कि आप वोट देकर के आ रहे हो और कैलकुलेशन हो गई और मेजोरिटी जिसके पास में आ गई वो सरकार बना लेगा, इतना ही होता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत लाइफ का एक बहुत ब्रॉडर एक डेफिनेशन है, जहां पर भुखमरी, ह्यूमिलिएशन, वायलेंस ये जो है बिल्कुल एब्सेंट रहते हैं। पब्लिक में कॉन्फिडेंस रहता है, नौकरी मिलती है लोगों को, सिवर लाइन कभी भी ओवरफ्लो होती हुई दिखाई नहीं देती है, जहां से वो गंदगी जो है वो बाहर निकलती हुई दिखाई दे। वुमेन की बात करो, बच्चों की बात करो, या फिर जॉब एक्सेस की बात करो, ये इंश्योर की जाती है, उनकी वेलफेयर इंश्योर करना जरूरी होता है। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में कहीं पर भी लोगों को धक्के मार करके बसों में भीड़ भाड़ वाले एकदम यूं कि बैठने के लिए जगह नहीं है, ट्रेन में जगह नहीं है। मुंबई का इमेजिन करो, मुंबई की जो ट्रेन है, या फिर आपके एरिया में भी देखो कि किस तरीके से कंजेशन रहता है बसों में, वहां पर वो किस तरीके से मुश्किलों में जाते हैं। डर्टी वाटर आप कंज्यूम करने के लिए देते हो, पॉइजनस एयर आप उनको ब्रीथ करने के लिए देते हो, क्या ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल भी नहीं, ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है थोड़ी। फिर इसके अलावा जो वल्नरेबिलिटी है लोगों की वो लगातार बढ़ती चली जाती है। मेडिकल केयर एक डिसेंट वे में अवेलेबल होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, जिससे कि सिंपैथी, एम्पैथी, एथिक्स वाले कॉन्सेप्ट, राइट। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूलिंग जो भी है उनकी।
तो ये चीजें मिसिंग हो जाती हैं, तो फिर बाद में डेमोक्रेसी का मर्डर होता चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहां पर क्लियर की जा रही है। तो फाइन प्रिंसिपल अगर देखें कि डेमोक्रेसी कब होती है, वो चीजें हमने देखी। अभी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने अपनी तरफ से हथियार इस तरीके से पकड़ रखे हैं कि कैसे भी करके हमें डेमोक्रेसी का नाम लेना है और अपने हाथों में पावर कन्फाइन करनी है। अगर हम सिटीजन्स को जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी इंश्योर करने की बात करते हैं और वो चीज़ अगर नहीं मिलती है, तो क्या वाकई में हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं? ये एक सवाल उठता है। वल्नरेबिलिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको हम बोलते हैं, हमारी डेमोक्रेसी कैसी है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, वोट लेने के टाइम पे, उस टाइम पे तो केवल आमने सामने जाते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं और फिर उसके बाद में भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा मुद्दा है। हेल्थ केयर के हाल बहुत बिगड़े हुए पड़े हैं। सोशल हैप्पीनेस, समाज के अंदर कास्ट, क्लास, इनके नाम के ऊपर केओस चल रहे हैं। खाने की शॉर्टेज चल रही है। पीपल जो हैं वो बिना किसी डिग्निटी की लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्या वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री है? बहुत गजब का क्रिटिसिज्म है, ये चीजें आपको पता है। पर जो डिग्निफाइड लाइफ ही नहीं, आर्टिकल 21, चाहे इमरजेंसी लगो चाहे कुछ भी हो, इंडिया में प्रोटेक्टेड है भाई। ठीक है, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, तो ये चीजें आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? पर ये चीज लगातार हो रही है। पॉलिटिकल लीडर्स इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्कैंडल यहीं पे खत्म नहीं होते हैं कि जहां पर आप सिटीजन्स को प्रेशराइज करते हो, उनके जो राइट्स हैं उनसे उनको दूर करते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर जो रूल है वो आर्बिट्रेरीली जो पावरफुल लोग हैं वो अप्लाई करते हैं। जैसे कोई भी अगर मुद्दा आ गया, उस मुद्दे को आप कैसे, किस तरफ ले जाना चाहते हो, कैसी सरकार आप चाहते हो। जैसे कि करप्शन की बात करो, 2G स्पेक्ट्रम का जो करप्शन था यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, कोल स्कैम था, वो सारे हो गए। उस टाइम पर तो स्कैम का नाम लिया, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, उसके नाम पर पे सत्ता पलटी जाती है और नई सरकार आती है 2014 के अंदर, जो अभी करंटली अभी कंटिन्यू कर रही है अपना सेकंड टेन्योर। पर उस टाइम पर जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को आप साइड में रखो। उसके अलावा आप देखो कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सप्रेस करने की बात करते हो, आर्टिकल 124, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। सिमिलरली आप फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करते हो। सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस लग रही हैं बहुत सारी, मतलब जुडिशरी के अंदर। तो यहां पर बार बार बात क्या आ रही है कि लगातार जो सिटीजन्स की पावर है उसको आप एक तरीके से उनको, एक कहते हैं ना, सेंटिमेंटली उनको अपनी डायरेक्शन में लेकर के, पावरफुल जो लोग हैं, चाहे आप मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे क्लास होगी मनी का, कास्ट वाइज देखो, रिलीजन वाइज देखो, कुछ लोग हैं जो अपने खुद के एजेंडाज को पूरा करने के लिए डेमोक्रेसी का यूज करते हैं। और यही चीज क्या हो जाती है कि जो पावरलेस लोग हैं, बचे हुए जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो वाकई में डिजर्व करते हैं, उनके राइट्स की कोई बात ही नहीं करता। जिनके पास में पावर नहीं है वो लोग क्या करो, भुगतो। मिडिल क्लास है वो अपनी पैसे की दौड़ के अंदर पागल हो रहा है, और रिच क्लास है वो बिल्कुल ही इस चीज को लेकर के कंसर्न नहीं है। वो ऐसे रहता है कि हम तो चिल है ना, बाकी तो छोड़ो। तो ऐसे में क्या हो जाता है, ये करप्शन और डिसऑर्डर जो है वो लगातार चलता रहता है, क्योंकि गरीब के पास में आवाज है पर इतनी पावर नहीं है उस आवाज के अंदर कि जिसको सुना जाए। मिडिल क्लास के हाथ में बहुत कुछ है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ समझते हैं, इवन आपकी फैमिली, मेरी फैमिली। पर जब बात आती है ना कि हमें क्या करना है, तो हम केवल और केवल पैसे के अंदर फंस के रह जाते हैं कि रुपया कमाना है हमें, या फिर हमारे टारगेट क्या है, हमारा हो रहा है ना बस ठीक है। और रिच क्लास को तो टेंशन ही क्या है भाई। आज अगर कोरोना के चलते बहुत सारी महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई में मरा कौन? गरीब। तो वो वाली चीज आ जाती है। बोला डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप पुअर एंड वल्नरेबल लोगों का आप मोरल बूस्ट करो, तब जाकर के डेमोक्रेसी कंटिन्यू रहती है। देखो यही चीजें बताई जा रही है सारी। बड़ा स्पीच दे दिया मैंने इस पर, आगे आप पढ़ते रहोगे। मीडिया हाउसेज हैं, वो भी केवल कौन सी बातें उठाते हैं जो केवल और केवल हाईलाइट, मतलब उनको टीआरपी मिल जाए, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये डाउन ट्रोडन सेक्शंस को मिलने चाहिए ना, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको क्यों नहीं मिलते? पर आज भी वही हाल है। इलेक्शन के टाइम पे केवल बातचीत लोगों से, और फिर उसके बाद में सब कुछ जीरो। जो वेल्दी पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो पावरफुल लोग हैं, उनकी पकड़ और उनके हिसाब से काम चलता है और उनका ही रूल चलता है। तो ऐसे में 21st सेंचुरी में क्या ये चीज गलत नहीं है?
क्या ये चीज़ इंडिया की डेमोक्रेसी के डिक्लाइन के लिए कारण नहीं बन रही है? ये दोनों चीज़ें बहुत बड़े सवाल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लेइंग विद फायर। इस आर्टिकल में इतना सही है कि असम मिजोरम के बीच में इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। उसके चलते दोनों चीफ मिनिस्टर को जहां पर शांति की बात करनी चाहिए वहां पर वो ट्विटर वॉर में लगे हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। असम सरकार ने तो एक कदम और आगे बढ़ा दिया और अपने रेजिडेंट्स को ये कह दिया कि आप मिजोरम में मत जाना, नहीं आपको मार देंगे वहां पर। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, बहुत नुकसानदायक। जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो इस तरीके के इश्यूज को बैठ करके शांति से सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। वहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट देना बहुत गलत है। साथ में आप इस तरीके की हॉस्टिलिटी कैसे दिमाग में ला सकते हो जब वहां पर जो सीआरपीएफ है वो डिप्लॉयड है, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां पर वो शांति स्थापित करने के लिए लगातार अपनी कोशिशें कर रही है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के आप कैसे काम करोगे? असम के जो बॉर्डर डिस्प्यूट है अरुणाचल प्रदेश के साथ भी चलते रहते हैं, नेपाल नागालैंड के साथ भी चलते रहते हैं, मिजोरम के साथ भी चलते रहते हैं, और इधर आप देखो मेघालय के साथ भी चलते रहते हैं। तो आप इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के नॉर्थ ईस्ट जो ऑलरेडी एलिनिएटेड फील करता है, ऑलरेडी कट ऑफ फील करता है, क्योंकि छोटा सा 40 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है चिकन नेक, वो कनेक्ट करता है मेन इंडिया को नॉर्थ ईस्ट के साथ में, मेन लैंड इंडिया को। तो ऐसी सिचुएशन में वो वल्नरेबल ऑलरेडी है, उसके बावजूद आप वहां पर इस तरीके के स्टेटमेंट लेकर के आ रहे हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। तो क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर बात करें तो वहां पर पहले से बहुत सारे मुद्दे हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री से लेकर अब तक। वो कॉम्प्लिकेशन आप और कंटिन्यू क्यों कर रहे हो? आप उनको काउंटर करके सेटल डाउन करने की कोशिश करो। इसीलिए बोला जा रहा है ये आग के साथ खेलना है। नहीं, क्या होता है देखो, वहां पर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अपने, वही बात आ गई यहां पर, इधर तो बीजेपी की रूलिंग है, उधर आप देख सकते हो मिजोरम में मिजोरम के जो लीडर हैं उनकी हो गई। इनके बीच में जो खींचतान है उसका फायदा फिर उठा लेते हैं। वैक्यूम क्रिएट हो गया ना कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं, दोनों पॉलिटिकल लीडर अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, शांति स्थापित करने की बजाय हॉस्टिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं, और इमरजेंस होती है वहां पर फिर लड़ाकों की। मिलिटेंसी अपने आप ही राइज होना शुरू हो जाती है। और मिलिटेंसी देखो नॉर्थ ईस्ट के लिए कॉमन चीज है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। कभी कौन सा ग्रुप उठ के आता है, कभी ग्रेटर नागालैंड की बात होती है, कभी मिजोरम अपने आप में सेपरेट होकर के अलग कंट्री बनाने की डिमांड करता है। तो भाई मेन लैंड के साथ में आप कनेक्ट वैसे नहीं हो। यूनाइटेड में यूनिटी की बात करो, जो हमारा आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनियन ऑफ इंडिया, तो आप उसको कैसे डिफाई कर रहे हो भाई? ये चीजें क्या हो गई, एक तरीके से आग के साथ खेलना है। सबसे पहला आप लोगों के साथ में धोखा कर रहे हो। नंबर 2, वहां पर आप अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के चक्कर में आप कंट्री की जो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है उसको कैसे दांव पे लगा सकते हो? ठीक है, तो ये चीज बताइए, ये एक तरीके से आग के साथ खेलने से कम नहीं है। ठीक है, बस इतना ही था आज के डिस्कशन में। आर्टिकल्स में जो कुछ भी आपको लगा वो नोट कर लिया होगा आपने। बाकी इतना ज़्यादा एक एक दो दो पॉइंट्स थे, ज़्यादा कुछ इतना नहीं था डिटेल में कि हाँ पूरे आर्टिकल में कुछ पॉइंट्स मिल रहे हो जो हम डिटेल में लिखें। ठीक है, थैंक यू।